हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग का अनदर टॉपिक ऑफ योर बीएड सेमेस्टर 1, दैट इज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर्स एंड हेड मास्टर। हेड मास्टर को प्रिंसिपल भी कहते हैं, तो टीचर्स एंड प्रिंसिपल कह लीजिए या टीचर्स एंड हेड मास्टर। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाउ लेट्स बिगिन। जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल, या फिर उनको आप हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए, जैसे बिल्कुल ओवरव्यू में आपको पहले एक एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे एक क्लास में 50-60 बच्चे होते हैं, उनको देखने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड वे से उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए एक टीचर होते हैं, एक लीडर जो क्लास के होते हैं। वैसे ही एक स्कूल को अच्छे वे से चलाने के लिए, ठीक है, प्रॉपर उसका एनवायरनमेंट जो है अच्छे से मेंटेन करने के लिए जो लीडर होते हैं वो प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर कहलाते हैं। सो अ प्रिंसिपल और हेड मास्टर इज समवन हु इज द लीडर ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी विद इन अ स्कूल, ठीक है। ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स एंड सुपरवाइजिंग ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, सक्सेस विदाउट अ लीडर इज इम्पॉसिबल। अब देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हमने प्रॉपर मैनर्ड वे में चलाना है तो एक पर्सन हमें चाहिए जो उसको प्रॉपर कंट्रोल कर पाए सारी वर्किंग को, ताकि कोई भी चीज़ जो है एक ट्रैक में प्रॉपर से चले। ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज़ बिना प्लानिंग के चले, ठीक है। तो प्री प्लानिंग के साथ सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, तो वो क्या है, प्रिंसिपल का रोल होता है। हु कैन लीड द टीम, गाइड द जूनियर्स एंड मेक द टास्क प्लान्ड एंड फ्लो easily. So in school, this requirement is fulfilled by the principal who can lead the school team. फाइन। तो अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स जो डेफिनेशंस है। देखिए, मैं हर बार यही बोलती हूँ कि बीएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पेपर में डेफिनेशंस नहीं लिख कर आएंगे, देखिए उससे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। यू शुड गिव डेफिनेशंस बाय सम प्रोफाउंड पर्सन्स, ठीक है। जो भी आपको डेफिनेशंस दी होती हैं, जो भी क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखनी चाहिए। तो हेडमास्टर होल्ड अ की पोजीशन इन स्कूल जस्ट एज द कैप्टन ऑफ अ शिप होल्ड्स द की पोजीशन ऑन हिज शिप। तो ये डेफिनेशन दी है हेडमास्टर के लिए बाय रायबर्न ने। देन द हेडमास्टर और प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज द हब ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय डॉक्टर जसवंत सिंह। तो ये बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताई हैं, बहुत इजी हैं ये लर्न करनी भी। तो ये डेफिनेशंस आप ज़रूर लिख कर आएँ। नाउ वी विल सी द फंक्शंस कह लीजिए, ड्यूटीज़ कह लीजिए, या फिर रोल कह लीजिए, प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर का या फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इन तीनों में से आपको कोई भी चीज़ पूछ ली तो आंसर उसका सेम ही है। तो देखिए, स्कूल प्रिंसिपल इज द pivot of any educational institution who plays the major role in smooth functioning of the activities of a school. अब इस वर्ड का मीनिंग होता है बिल्कुल टॉप पर जो पर्सन रहकर नजर रखता है और उन चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है। पाइवट मतलब बिल्कुल टॉप पर, जो बिल्कुल टॉप पोजीशन पर होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बिल्कुल टॉप पोजीशन पर कौन होते हैं, प्रिंसिपल। सो देखिए, सबसे पहला जो फंक्शन, ड्यूटी या फिर रोल है वो होता है प्लानिंग का। प्लानिंग के बिना देखिए कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, अगर आप छोटी सी भी बात ले लें, कोई आप ट्रिप पे भी जाना चाहते हो तो भी आप प्लानिंग करते हो कि क्या कुछ आपने लेकर जाना है, कौन कौन सी प्लेसेस आप उसमें विजिट करेंगे एंड सो ऑन। और स्कूल एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, तो विदाउट प्लानिंग उसको इफेक्टिवली रन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, प्लानिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम बिफोर बिगनिंग ऑफ द सेशन की बात करते हैं कि जब न्यू सेशन स्टार्ट होना होता है उससे पहले क्या प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रिंसिपल के माइंड में क्या प्लानिंग वो करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं स्कूल का कि प्रॉपर जो लाइक फर्नीचर्स है, ठीक है। फिर एजुकेशन कैलेंडर होता है। देखिए, आपने जनरली अभी अगर आपके आसपास कोई भी स्कूल के बच्चे हैं तो आप उनसे पूछें, उनको एडवांस में ही पूरे साल का कैलेंडर मिल जाता है। डेट्स लिखी होती है कि किस दिन कौन सी एक्टिविटी है, पूरा प्री प्लान्ड एक साल का कैलेंडर पहले से ही। तो ये क्या है, सेशन की स्टार्टिंग से पहले ही उनका कैलेंडर बन जाता है। फाइन। तो लाइब्रेरी में चेक करना कि सभी बुक्स अपडेटेड हैं और कोई न्यू आई हैं मार्केट में, या फिर न्यू बुक्स किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आई हैं तो उसको अपनी लाइब्रेरी में इंक्लूड करना। स्टाफ देखना कि प्रॉपर स्टाफ है स्कूल में, जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, ठीक है। अदरवाइज स्टाफ को रिक्रूट करना। देन
टाइम टेबल डिसाइड करना कि कौन सा टीचर किस क्लास में किस टाइम पर जाएगा, कितने पीरियड्स होंगे, सारी चीज़ें ये सेशन की बिल्कुल बिगनिंग पर डिसाइड होते हैं, बिफोर द सेशन बिगिंस। देन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क की हर एक टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं जो उनमें अपना वर्क प्रॉपर से डिवाइड कर देना, ताकि बाद में कोई जब एक्चुअली टीचिंग होती है, एक्चुअल स्कूल स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे कोई हौच पौच ना हो, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग होती है बिफोर बिगनिंग ऑफ द सेशन पर। नेक्स्ट प्लानिंग कब होती है? जब सेशन स्टार्ट होता है, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द न्यू सेशन, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है क्योंकि वहाँ पे टीचर्स ने अपनी टीचिंग को स्टार्ट करना होता है, स्टूडेंट्स न्यू क्लास में उनका पहला दिन होता है, फाइन। तो क्लास के साइज को मेंटेन करना कैसे होता है? वो क्लास को सेक्शन वाइज डिवाइड करके, उसके बाद बताना टीचर्स को कि क्या सिलेबस है इस क्लास का, कोई सिलेबस अगर चेंज हुआ है तो भी उनके पास होता है, ठीक है। और बुक्स के बारे में बताना कि इस क्लास को कौन सी बुक्स अलॉट हुई हैं, कौन से पब्लिशर की बुक्स अलॉट हुई हैं। तो अटेंडेंस पर फोकस करना कि ताकि बच्चों को मोटिवेट करना कि स्कूल में बच्चे रेगुलरली आए, टीचिंग में इतना इंटरेस्ट क्रिएट करना। फिर बात आती है मॉर्निंग असेंबली पर। देखिए हर दिन नए क्लास की, नए सेक्शन की असेंबली होती है, तो ये चीज़ें सारी क्या होती हैं, फर्स्ट डे ही प्लान आउट हो जाती हैं। नाउ प्लानिंग ड्यूरिंग द सेशन क्या होगी? देखिए सबसे पहले होती है बजट प्लानिंग। जब स्कूल स्टार्ट हो गया, टीचिंग स्टार्ट हो गई, तो डेफिनेटली जो सैलरीज हैं वो टीचिंग स्टाफ है चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है, सभी के अकाउंट में जाती है। तो सबसे पहली चीज होती है कि बजट प्लान करना। प्लानिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। अब सिर्फ ऐसे तो नहीं है कि स्टडी ही होती रहेगी, काफी सारे एक्टिविटीज होते हैं, स्कूल के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, ये सारी चीज़ होती है ड्यूरिंग द सेशन। फिर होता है कि प्लानिंग ऑफ इवैल्यूएशन। अब जब टीचिंग स्टार्ट हो गई तो इवैल्यूएशन कैसे होगी? आपके ओरल टेस्ट होंगे, कब आपके रिटन टेस्ट होंगे, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, सारी कोई न्यू टीचिंग टेक्निक्स उन्होंने इंक्लूड करनी है अपने वे ऑफ टीचिंग में, तो वो इंक्लूड की जाती हैं टीचिंग के दौरान, ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग द सेशन। एंड देन फाइनली सुपरविजन, देन प्लानिंग एट द एंड ऑफ द सेशन कि फाइनल जो एग्जामिनेशन होना है वो कब होगा, ठीक है। जो बच्चों के रिकॉर्ड्स होते हैं आपके एग्जाम्स के, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में कैसे डालने हैं, एनुअल रिपोर्ट कैसे बनानी है, कब पीटीएम्स होगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर किसी बच्चे का है तो वो किस टाइप का बनाना है, कब वो बच्चों को हैंड ओवर करना है, और ऑफिशियल रिकॉर्ड सारे मेंटेन करके रखना, ताकि फ्यूचर में भी अगर किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे अगर आप स्कूल में जाएं तो आपका 10 साल पिछला रिकॉर्ड स्कूल में सेफ रहता है, तो आप कभी भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग फॉर द न्यू सेशन। अब देखिए सेशन का एंड हो रहा है तो न्यू सेशन की भी प्लानिंग तभी से स्टार्ट हो जाती है, फाइन। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं पॉइंट्स जो आपको इनके भी सब पॉइंट्स बता रही हूँ, जैसे बिफोर बिगनिंग ऑफ सेशन के अंदर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, लेकिन ये सब आपको लिख कर आनी है प्रॉपर, ठीक है। तो आप चाहे वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आप ज़रूर इसमें मैंशन करके आइएगा, अपनी लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Now the next function is organizing and administering। ऑर्गेनाइजिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग में वही चीज़ होती है जो हमने प्लानिंग में डिस्कस की थी कि प्लानिंग होती है और यहाँ पर क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, फाइन। प्रोवाइडिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की, ठीक है, कि प्रॉपर जितना स्टाफ स्कूल में चाहिए, वेल एजुकेटेड टीचर्स हों, ठीक है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हों, और नॉन टीचिंग स्टाफ भी। देन नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है कोई भी जो इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, जो भी कुछ लेबोरेटरीज हो गई, ठीक है, लाइब्रेरी की बुक्स हो गई, जो चीज़ें भी आती हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, कि ये भी प्रॉपर होनी चाहिए स्कूल में, ताकि इन चीज़ों की कमी बच्चों को या फिर टीचर्स को महसूस ना हो। देन प्लानिंग तो चलिए हो चुकी है, अब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब स्टडीज़ के दौरान ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन सभी को प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करना कि कौन सी डेट को कौन सी एक्टिविटी होनी है, ठीक है। ड्यूटीज़ असाइन होती हैं टीचर्स को कि कौन सी टीचर्स की ड्यूटी लगती है कौन सी एक्टिविटीज़ पर, ये सारा जो है ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ऑर्गेनाइजिंग में। देन ऑर्गेनाइजिंग इंस्ट्रक्शनल वर्क। देखिए जो भी करिकुलम होता है, जैसे सिलेबस होता है, सिलेबस तो बच्चों को पहले ही दे दिया जाता है, लेकिन उसको प्रॉपर वे से सब यूनिट्स में डिवाइड करना। जैसे हम लेसन प्लान की बात करते हैं, ठीक है, तो पहले यूनिट में कितना आएगा, दूसरे यूनिट में कितना आना है, ये सारा होता है इंस्ट्रक्शनल वर्क के अंदर। देन होता है ऑर्गेनाइजिंग ऑफिस वर्क,
ठीक है। तो जो कलेक्शन ऑफ मंथली फीस वगैरह होती है, अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, ऑफिशियल वर्क, ये सारा आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग ऑफिस वर्क के अंदर। उसके बाद देखिए आता है सुपरविजन। सुपरविजन, द हेड ऑफ द स्कूल इज द ओवरऑल सुपरवाइजर ऑफ द स्कूल। अब देखिए सुपरविजन तो बिल्कुल टीचर लेवल से भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन प्रिंसिपल की हेडेक बहुत ज़्यादा है। उसको सुपरवाइज किसको करना है? क्या सिर्फ टीचर्स को? नहीं, टीचिंग वर्क को सुपरवाइज करना है। स्कूल में जो भी चीज़ें सप्लाई हो रही हैं, ठीक है, कोई भी बुक्स हैं, फर्नीचर, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, वो सारा उनको मैनेज करना है। कोई हेल्थ प्रोग्राम है, कोई कल्चरल प्रोग्राम है, वोकेशनल प्रोग्राम हो रहे हैं, को करिकुलर प्रोग्राम हो रहे हैं, ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, सुपरविजन ऑफ स्कूल कम्युनिटी रिलेशंस, टीचर स्टूडेंट रिलेशन, देन टीचर पेरेंट रिलेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें सुपरवाइज करना प्रिंसिपल की या फिर हेड मास्टर का रोल होता है, उनकी ड्यूटी होती है। देन टीचिंग, देखिए प्रिंसिपल अकेले ऑफिस में बैठकर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल अ प्रिंसिपल इज अ टीचर। हम जानते हैं कि उन पर जो काम का लोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अपने टाइम और शेड्यूल के हिसाब से उन्हें कोई क्लासेस को टीच भी करना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट से तभी उनका जो है क्लोज रिलेशन बनेगा, वो नाम से बच्चों को जानेंगे, तो बच्चों को भी इन चीज़ों से बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हाँ प्रिंसिपल हमारी क्लास को टीच करते हैं, वो मुझे जानते हैं, ठीक है, तो काफ़ी मोटिवेशन मिलती है इन चीज़ों से। देन प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू टीचर्स, टू स्टूडेंट्स, टू पेरेंट्स एंड टू हायर अथॉरिटीज़। देखिए गाइडेंस हर पॉइंट पर हर एक पर्सन को चाहिए होती है, ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, टीचर्स को भी मोटिवेशन गाइडेंस प्रॉपर चाहिए होती है। कि अगर एक तो देखिए टीचर्स जो होते हैं बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हर एक टीचर के पढ़ाने के जो वे है वो बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई पर्सन किस वे से पढ़ाता है, कोई किसी और तरीके से पढ़ाना पसंद करता है, तो उनको ओवरऑल एक गाइडेंस प्रोवाइड करने की हमारा मोटिव क्या है वो उनको बताना, ताकि टीचर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मोटिव है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाएँ। अब देखिए गाइडेंस प्रोवाइड करने में सिर्फ ये नहीं होता कि प्रिंसिपल ही आपको कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करेंगे, नहीं, सभी को देखिए अपने लेवल पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। टीचर्स को विद इन द स्कूल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो वो इश्यूज़ वो प्रिंसिपल के साथ डिस्कस कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, वो वीक हो सकते हैं, एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके पेरेंट्स को क्या है प्रिंसिपल गाइड कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को कोई एक्स्ट्रा ट्यूशंस देना चाहते हैं या फिर एक्स्ट्रा टाइम स्कूल में देना चाहते हैं, कुछ भी जो भी वो प्रॉपर गाइड कर सकते हैं पेरेंट्स को, ठीक है। तो हायर अथॉरिटीज़ को कैसे गाइड कर सकते हैं? जैसे सपोज करिकुलम डिसाइड हो गया, लेकिन बुक्स की जो सिलेक्शन है उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रिंसिपल बुक्स रिकमेंड करके हायर अथॉरिटीज़ को बता सकते हैं रिटर्न। देन द सिक्स्थ इज मेंटेनिंग रिलेशंस विद प्यूपिल्स, पेरेंट्स, टीचर्स, पब्लिक कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ एट्सेट्रा। अब देखिए जो प्रिंसिपल होते हैं उनके ऊपर बहुत सारा वर्कलोड होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका बिहेवियर जो है वो रूड हो, वो फ्रेंडली बिहेवियर के होनी चाहिए और फ्रीडम देनी चाहिए उनको दूसरों को, ताकि वो अपने जो व्यूज़ हैं वो प्रॉपरली और खुलकर प्रिंसिपल के साथ शेयर कर पाएँ, ठीक है। अब देखिए पेरेंट्स तो घर पर बैठे होते हैं, फिर भी एक प्रिंसिपल उनके साथ अच्छा रिलेशन कैसे बना सकते हैं? पेरेंट टीचर एसोसिएशन, यानी कि कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, कि कॉमन ग्रुप्स बना दिए जाते हैं क्लासेस के, कि अगर टीचर ने कोई भी काम देना है सपोज, तो वो उसी ग्रुप में डाल देते हैं, ताकि टीचर्स को भी पेरेंट्स को भी पता लगता रहे कि क्लास में क्या चीज़ें हो रही हैं, वो भी बच्चों की स्टडी के साथ इन टच रहें। देन इनवाइटिंग ऑन स्कूल फंक्शंस, देखिए स्कूल में जो भी फंक्शंस होते रहते हैं तो पेरेंट्स को मौका मिलता है कि वो स्कूल में आएँ ऑन द इनविटेशन गिवन बाय द प्रिंसिपल, ठीक है, और वो देखें कि स्कूल में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ क्या कुछ सीख रहे हैं, क्या कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी कि जो भी PTM हम बोलते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, ठीक है, साथ ही में अगर कोई पेरेंट्स को प्रॉब्लम आए तो वो प्रिंसिपल के साथ भी मीट कर सकते हैं। Now finally is the relationship between headmaster and community. देखिए there is a close relationship between the headmaster and community because educational institution is established keeping in mind the needs of the community. जो भी educational institution है वो community की
हिसाब से ही बना होता है। जो भी कम्युनिटी की नीड्स होती हैं उसी को फुलफिल करने के लिए वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना होता है। तो सबसे पहले है हेल्प टू कम्युनिटी। अब देखिए हेल्प कैसे, मैं बिल्कुल छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ। कहीं पे फ्लड आ जाते हैं, ठीक है, तो बच्चों को स्लिप्स दे दी जाती है कि आप जितनी स्लिप्स कलेक्ट करके लेके आ सकते हो, अपने नेबर से कहीं से भी हेल्प लेके आओ। तो हम वहाँ पे फ्लड वाला जो एरिया था वहाँ पर उनको हेल्प भेजेंगे स्कूल की तरफ से, ठीक है। तो ये हो गई बहुत ही छोटी सी एग्जाम्पल जो लाइव आप सभी को पता होगी, ठीक है। हेल्प टू कम्युनिटी, यूज ऑफ स्कूल रिसोर्सेज बाय कम्युनिटी। अब देखिए कोई फंक्शन अगर कम्युनिटी के रिलेटेड कोई कुछ करना चाहता है तो जब जिस दिन स्कूल की छुट्टी है तो वो अपना ग्राउंड उनको अवेलेबल कर सकते हैं कि हाँ आप हमारे ग्राउंड में आकर अपना जो फंक्शन है, ठीक है, कुछ भी उनको स्पेस अलॉट कर दी जा सकती है। देन मेंबर ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रिंसिपल को क्या है, एक्टिव मेंबर होना चाहिए उस कम्युनिटी का, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स कम्युनिटी में आ रही हैं वो भी उनको पता हो, ठीक है, और जो भी कुछ नया हो रहा है उनके लिए भी वो अवेयर हो। देन इन्विटेशन टू कम्युनिटी फॉर स्कूल फंक्शंस। अब जैसे ही पेरेंट्स को भी स्कूल फंक्शन के लिए इनवाइट किया था तो उनके जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको भी चांस दिया जाना चाहिए कि वो स्कूल का पार्ट बन पाए, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल कम्युनिटी की हेल्प करते हैं तो कम्युनिटी भी किसी टाइम पर स्कूल की हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको ये नोट्स हेल्पफुल रहे हैं, और अगर हमने कोई भी पॉइंट मिस किया है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताइए। अब देखिए फाइनली हमारा जो आंसर कंप्लीट होता है वो एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ पर ही कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आंसर के बिल्कुल एंड में हमको एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ जरूर लिखना है। सो टू कंक्लूड इट कैन बी स्टेटेड दैट हेडमास्टर अंडरटेक्स द management of whole administrative process. His qualities and personalities cause great impact on the staff and students and the overall environment of the school. तो देखिए इन स्कूल्स द हेडमास्टर एंड टीचर आर द टू मेन पोजीशंस हु आर रिस्पॉन्सिबल एंड सर्व इन द ओवरऑल फंक्शनैलिटी एंड सक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब देखिए इंस्टीट्यूशन का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही मैटर नहीं करता है, कितना अच्छा उनके पास स्टाफ है, ठीक है। टीचर्स जितने वेल क्वालिफाइड, मोर पैशनेट टीचर्स होंगे तो उतना ही ज़्यादा क्या है वो इंस्टीट्यूशन ग्रो करेगा। आपने अगर सुपर 30 मूवी देखी है, उसका कंसेप्ट बिल्कुल यही है कि उनके जो मेन इंस्टीट्यूशन रन कर रहा था वो टीचर की वजह से था। टीचर ने इंस्टीट्यूशन छोड़ दिया तो वो टीचर के ही एफर्ट्स थे जो उस इंस्टीट्यूशन को इतना बड़ा बनाया था उन्होंने, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो वो मूवी ज़रूर देखिएगा। Then the teachers are the backbone of our society as they serve or plays an important role in the upbringing of the child. तो अब हम देख लेते हैं कुछ डेफिनेशंस। देखिए बीएड में एज आई ऑलवेज से कि डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जॉन एडम ने कहा है द टीचर इज द मेकर ऑफ man. Then another is given by Professor Humayun Kabir. Without good teachers, even the best of system is bound to fail. With good teachers, even the worst of system can be largely overcome. देखिए टीचर्स की एफर्ट्स ही होती हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा अपब्रिंगिंग दे सकते हैं, उनको राइज दे सकते हैं, इवन की इंस्टीट्यूशंस को एंड द स्टूडेंट्स बोथ। Now we will see the functions or duties of the teacher. सबसे पहला है टीचिंग। देखिए टीचिंग में सिर्फ ये नहीं है कि टीचर आए और पढ़ाकर चले गए, टीचिंग खुद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। टीचिंग में जो भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ाते हैं उनका इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट में अपडेट रहना चाहिए उनको। अगर उनके सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी नई रिसर्च होती है, ठीक है, तो वो उनको भी पता होनी चाहिए और वो अपने बच्चों को भी, जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छे से बताएं। वो अपने टीचिंग के प्रति पूरे वफादार हों, ठीक है, यानी कि पूरा पैशन हो, पूरे इंटरेस्ट के साथ वो बच्चों को टीच करें। दैट इज इफेक्टिव एंड गुड टीचिंग। देन इज प्रिपेयरिंग गुड सिटीजन्स। अब देखिए जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनका काम क्या है, पढ़ना नहीं होता। स्टूडेंट्स क्या है, आने वाली जनरेशन है हमारी, यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री। तो उनको गुड सिटीजन्स बनाना भी टीचर्स के हाथ में होता है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चे क्या है, हाफ टाइम तो स्कूल में स्पेंड करते हैं, हाफ ही टाइम वो घर पर स्पेंड करते हैं। तो इतना टाइम वो टीचर्स के साथ स्पेंड करते हैं तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि टीचर्स उनको क्या बिहेवियर शो करते हैं, क्या सिखाते हैं। सिर्फ कोर्स ही नहीं मैटर करता, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बातें, एक्स्ट्रा चीज़ें वो बच्चों को समझाते हैं वो बहुत मैटर करती हैं। तो दे ऑल्सो प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर बिकमिंग गुड सिटीजन्स एज एन ऑर्गेनाइजर। देखिए स्कूल में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो वो कोई बाहर से नहीं आते, ड्यूटीज़ जिनको साइन होती हैं वो टीचर्स ही होते हैं जो अपने शोल्डर्स पर उसका जो है
प्रॉपर मैनेज करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो हर एक टीचर को अपनी अपनी ड्यूटी असाइन कर दी जाती है कि उन्होंने बच्चों को चेक करना है, ठीक है। स्टेज परफॉर्मेंसेस को किन किन टीचर्स ने चेक करना है, सारा कुछ ये ऑर्गेनाइज कौन करेगा? टीचर्स। देन एज अ सुपरवाइजर, सुपरवाइज करना बच्चों को भी, और वो काम जो हेडमास्टर ने टीचर्स को खुद को दिया है वो भी सुपरवाइज करना कि सारी चीज़ें सही हो रही हैं, अच्छे टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे हो रही हैं, और प्रॉपर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देन इज एज एन एग्जामिनर और इवेलुएटर। अब देखिए टीचिंग तो हो चुकी है, उसके बाद ये भी चेक करना कि जो टीचर पढ़ा कर गए हैं क्या वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया या नहीं आया, ये भी उनका ही काम है, ताकि वो अपनी जो टीचिंग है उसको और इफ़ेक्टिव बना पाएँ, उसको और इम्प्रूव कर पाएँ। देन एज अ गाइड एंड मोटिवेटर। अब देखिए टाइम टू टाइम जो है बच्चों को गाइडेंस ज़रूर चाहिए होती है, स्पेशली जो बड़े बच्चे होते हैं कि उनको फ्यूचर में कौन सी फील्ड लेनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे टाइम्स में होता है कि बच्चे लो फील करते हैं, तो उनको मोटिवेट करना भी क्या है, टीचर्स का ही काम होता है। देन अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देन सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड्स। अब देखिए पढ़ाने के कितने सारे वेज होते हैं, लेक्चर मेथड होता है, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन मेथड हो गया, डेमो मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रॉपर मेथड को चूज करना ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें, दैट इज ऑल्सो द रोल और ड्यूटी ऑफ अ टीचर इटसेल्फ। देन फुलफिल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए अदर देन स्टडीज़ भी स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो टीचर्स को वो प्रॉब्लम्स अच्छे से सुननी चाहिए और जो उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। देन इज डेवलप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए हमारी जो फैमिली होती है सबसे पहले खुद की फैमिली से स्टार्ट होती है, और ये जो पूरी दुनिया है ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। ऐसी नहीं है कि हमने बच्चों को सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में ही बताना है, ठीक है, कि इंडिया इज़ माय कंट्री, ठीक है, इसमें इतनी स्टेट्स हैं एंड सो ऑन, इसका पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है। लेकिन इंटरनेशनल नॉलेज बच्चों को देना भी टीचर्स का काम है, ताकि वो सिर्फ कंट्री के बारे में नहीं पूरी दुनिया के बारे में उसको जाने। देन इज एस्टेब्लिशिंग हेल्दी रिलेशंस। अब हेल्दी रिलेशन सबसे पहले बच्चों के साथ, ताकि आपका जो नेचर है बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली इस हद तक होना चाहिए कि वो खुल के आपको अपनी जो प्रॉब्लम है बता सके। देन पेरेंट्स के साथ हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पेरेंट्स से डिस्कस करें तो नेचुरली वो चीज़ दूर ज़रूर होगी। देन एज अ रिकॉर्डर। अब जो भी बच्चों के, जैसे सपोज अटेंडेंस रजिस्टर से ही स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अटेंडेंस रजिस्टर का रिकॉर्ड होना, फिर बच्चों के जो भी डेली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, या फिर उनकी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, समेटिव असेसमेंट, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड टीचर के पास होना चाहिए, वेल मेंटेन्ड। तो ये तो थे रूल्स एंड ड्यूटीज़। सो फ्रेंड्स, अगर हमने कोई भी मिस की है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द रिलेशनशिप विद अदर्स। तो देखिए हम इसमें 5 टाइप्स के रिलेशनशिप्स देखेंगे टीचर्स के। द जॉब ऑफ अ टीचर इज़ नॉट ओनली just imparting instructions in a class but to upbring the children socially, morally and develop healthy relation with them। तो सबसे पहले है रिलेशनशिप विद pupils, यानी कि अपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप उनका इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, कि वो हर एक बच्चे को ट्राई करना चाहिए कि इंडिविजुअली अटेंशन दे पाएँ। तो बच्चों को भी इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है कि हाँ टीचर्स हमें इंडिविजुअली अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है, हम उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बच्चों को रिस्पेक्ट भी देना चाहिए। देखिए रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। अब वो पुराना टाइम तो नहीं रहा है जहाँ पे टीचर को एज अ गुरु मानते थे। तो अब अगर आप बच्चों को टाइम देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो आपको उससे ज़्यादा रिवर्ट में ज़रूर मिलेगी। तो एज अ फ्रेंड, एज अ गार्डियन आपको एक्ट करना चाहिए, ताकि जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई भी चीज़ें हैं वो खुलकर आपके साथ डिस्कस कर पाएँ। देन रिलेशनशिप विद कोलीग्स। अब देखिए आपके जो कोलीग्स हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे होनी चाहिए। एक चीज़ आप ज़रूर देखें कि जो टीचर्स हैं उनको बच्चे कितना ज़्यादा नोट करते हैं, हाफ ऑफ द टाइम उन्होंने अपने स्कूल में स्पेंड करना होता है, ठीक है। तो अगर टीचर्स में ग्रुपिज़म टाइप कोई चीज़ चलेगी तो बच्चों पर उस चीज़ का असर होगा। तो जो आपके स्टाफ होते हैं, आपके साथ वाले टीचर्स होते हैं, उनको आप रिस्पेक्ट ज़रूर दें, ठीक है। देन रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देखिए हेड ऑफ जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, हमारे प्रिंसिपल होते हैं, उन पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पूरे इंस्टीट्यूशन की। तो टीचर्स को उनको पूरी सपोर्ट दिखानी चाहिए कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो एज अ रिस्पेक्ट और एज अ सपोर्ट होना चाहिए वो प्रिंसिपल के लिए। देन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन। अब
पेरेंट्स के साथ भी हेल्दी रिलेशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बच्चे खुद से डिस्कस नहीं करते हैं, तो पेरेंट्स से आप डिस्कस कर सकते हैं ताकि जो बच्चों की प्रॉब्लम्स है वो दूर की जा सकें। या फिर अगर बच्चों को कोई स्टडी में कहीं किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम आ रही है तो पेरेंट्स से डिस्कस करके उसका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। देन रिलेशनशिप विद कम्युनिटी। अब देखिए सोसाइटी में रहते हैं तो टीचर्स की जो रिस्पेक्ट है वो नेचुरली बहुत होती है, और आसपास के लोग भी देखते हैं कि ये एक टीचर है, इनका बिहेवियर कैसा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो कम्युनिटी का पार्ट होते हुए आपको सभी के साथ जो है हेल्दी रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।